अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात के इस सनसनीखेज स्टोरी का लास्ट पार्ट सुनते हैं। ये एक और सनसनीखेज इंकिशाफ था। मेरी अब तक की तफ्तीश और मालूमात के मुताबिक पीनो का इस दुनिया में कोई भी अजीज़ रिश्तेदार नहीं था और बशारत एक नाकाबिले यकीन सी कहानी सुना रहा था। बशारत, मकतूल का तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैंने उलझन भरे अंदाज में इसे देखा। तुम किस भाई का जिक्र कर रहे हो? जनाब, मैं पीनो के रिश्तेदारों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। वो बड़ी सादगी से बोला। कल दोपहर को हमारे घर कोई 20-21 साल का एक शख्स आया। पीनो ने मुझे बताया कि वो इसका छोटा भाई है और नौशेरावरका से आया है। इस बंदे का नाम लियाकत था। इसकी नई शादी की खबर नौशेरावरका तक पहुंच गई थी। पीनो ने कहा कि वो 1 हफ्ते बाद वापस आ जाएगी। मैंने शाम से थोड़ा पहले इन दोनों को रुखसत कर दिया, लेकिन मुझे क्या पता था। वो बोलते बोलते खामोश हो गया। उसकी आवाज़ में भर्राहट शामिल हो गई थी। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा हुआ कि बीवी की अब्दी जुदाई ने उसे तोड़ कर रख दिया था। मैं चंद लम्हे हमदर्दाना निगाह से उसे तकता रहा, फिर मरहम आमेज अंदाज में कहा, अल्लाह के बंदे, तुम इस मौके पर मौलवी जी से तो तस्दीक कर लेते। वो पीनो के पस मंज़र से वाकिफ थे। लियाकत को देखकर तुम्हें बता देते कि वो इसका कौन सा भाई है। बेवकूफ़ इंसान, पता नहीं तुमने किस अजनबी के साथ अपनी बीवी को भेज दिया। वो मेरे चेहरे पर नजरें काटते हुए बोला, थानेदार साहब, मैं मानता हूँ कि बहुत बेवकूफ़ इंसान हूँ, लेकिन इतना भी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने इजाफा करते हुए कहा, जनाब, आप जो बात कह रहे हैं ना, वो इस वक्त मेरे जहन में भी आई थी। मैं मौलवी जी से पूछना चाहता था, लेकिन इस वक्त तक वो नारोवाल के लिए रवाना हो चुके थे। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि पीनो जब लियाकत को अपना भाई कह रही थी तो मेरे पास किसी शक व शुबे की गुंजाइश कहाँ थी। वो अपने भाई को नहीं पहचानेगी तो और कौन पहचानेगा। वो अपनी मर्जी और खुशी से लियाकत के साथ गई थी जनाब। बशारत की बात में बड़ा माकूल वजन था। मैं इसकी पेश करदा दलील को झुटला नहीं सकता था। बशारत के इंकिशाफ के बाद मेरे सहन ने लामोहाला मंतकी अंदाज में साबू के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो बहुत दिल शकस्ता और नाकाम लौटा था। इससे कुछ भी बैद नहीं था। वो एक उंडा था। पीनो के फैसले ने उसे सुलगा कर रख दिया होगा। वो अपने किसी अंधे जज्बे की तस्कीन की खातिर इंतकामन पीनो को कत्ल कर सकता था। जब वो इसकी नहीं रही थी तो फिर किसी और की भी क्यों रहती। साबू को बशारत पहचानता था। मुमकिन है साबू ने अपने किसी चेले चांटे को लियाकत के रूप में पीनो का भाई बनाकर, लेकिन नहीं। अचानक मेरी सोच को ब्रेक लग गए। अगर मैं बिल्कुल दुरुस्त ट्रैक पर जा रहा था तो फिर पीनो का किरदार कहीं फिट नहीं होता है। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक पीनो साबू का ख्याल जहन से निकाल कर अपना तन मन बशारत को सौंप चुकी थी। ऐसी सूरत में वो साबू की किसी चाल में हिस्सा क्यों बनती। ये भी तो हो सकता है पीनो के दिल में दोबारा साबू की मोहब्बत जाग उठी हो। वो मौका पाकर तन्हाई में इसे मिला हो। बशारत तो पूरा दिन अपनी टाल पर रहता था और घर में इसकी बिनाई से महरूम माँ होती थी। साबू और पीनो के लिए ऐसी मुलाकात नामुमकिन नहीं थी। वो एक मर्तबा फिर साबू की बातों में आ गई हो, लेकिन इस बार साबू ने इससे इंतकाम लेने के लिए वो जाल फैलाया हो। पीनो को वो लियाकत नामी इसके फर्जी भाई के जरिए घर से निकाल कर ले गया हो और बाद अज़ां खेतों में पहुंचाकर उसे कत्ल कर दिया हो। ये खतरनाक और संगीन नौयत के ख्यालात मेरे जहन में चमके तो मैं एक और जाविये से सोचने पर मजबूर हो गया और इस जाविये पर साबित कदम रखने के लिए ज़रूरी था कि पीनो साबू की आलाकार बन गई हो। मैं सोच विचार के दौरान में बशारत के चेहरे का भी बगौर जायजा ले रहा था। वहाँ मुझे कोई ख़ास बात नज़र न आई सिवाय रंजो अलम के तासुरात के। अगर मेरी थ्योरी के मुताबिक वाकई पीनो को साबू ने ही कत्ल किया था या फिर लियाकत से कत्ल करवाया था तो मुझे पहली फुर्सत में नौशेरावरका रवाना हो जाना था ताकि कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता। मैंने गमोंदों की तस्वीर बशारत को मुखातिब किया तो वो चौंक कर वीरान नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने पूछा, तुम्हारे ख्याल में पीनो को किसने कत्ल किया होगा? तुम्हें किस पर शक है? वो चंद लम्हे दुस्तीदा नज़र से मुझे तकता रहा और फिर बोला, वैसे तो मैं किसी पर अपना शक जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन अगर लियाकत पीनो का भाई नहीं था
तो फिर इसी ने मेरी बीवी को ठिकाने लगाया होगा। मैं तो यही जानता हूँ कि पीनो का इस दुनिया में कोई नहीं था, मैंने कहा। मजीद तस्दीक मौलवी निजाम शाह कर सकता है, लेकिन अगर तुम लियाकत के बारे में सोच रहे हो तो फिर पीनो ने इसे अपना छोटा भाई जाहिर क्यों किया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा थानेदार साहब, वो दोनों हाथों से अपना सर थामते हुए बोला। पीनो को मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, पता नहीं ये क्या हो गया। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, साबू के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इसने मायना अंगेज निगाह से मुझे देखा और बोला, वो मेरे ख्याल में कोई अच्छा आदमी नहीं। मैं पीनो के कत्ल के हवाले से पूछ रहा हूँ, वो ऐसा कर तो सकता है। बशारत मुझे मुतामिल नजर से देखते हुए बोला, लेकिन वो जुमला अधूरा छोड़कर परेशान नजर से मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, लेकिन क्या? वो बोला, मैं पीनो की वजह से उलझ रहा हूँ, वरना साबू ने मुझे खतरनाक नताइज की धमकी तो दी थी, न सिर्फ मुझे बल्कि मौलवी जी को भी। वो एक लम्हे को तवक्कुफ करके इजाफा करते हुए बोला, अगर ये वाकई साबू का किया धरा है तो फिर पीनो और लियाकत की रिश्तेदारी समझ में नहीं आ रही। इस रिश्तेदारी का सुराग लगाना मेरा काम है बशारत, मैंने पुरसोच लहजे में कहा। तो मुझे साबू की धमकी के बारे में तफसीलन बताओ। इस वक्त तक जो हालात वाकया सामने आ रहे थे और आ चुके थे, इनके मुताबिक साबू की जात शक के दायरे में एन मरकजी हैसियत की हामिल थी। बशारत ने मेरे सवाल के जवाब में बताया कि जब एक माह कबल साबू पीनो से शादी के ख्याल से मुमताज कॉलोनी पहुंचा तो सूरत हालात ने उसके हाथों के तोते उड़ा दिए। मौलवी जी ने इस पर वाज़ेह कर दिया कि बशारत किसी भी सूरत पीनो को तलाक देने पर तैयार नहीं। पहले तो साबू ने मिन्नत खुशामद से काम लिया, जब बात न बनी तो वो एक बड़ी रकम का लालच देने लगा। बशारत फिर भी न माना तो वो धमकियों पर उतर आया। नाकाम नामुराद लौटते वक्त उसने वाशिगाफ अल्फाज में मौलवी जी, बशारत और पीनो को खतरनाक नताइज की धमकी दी थी। इसके ख्याल में इन तीनों की मिली भगत से बाजी पलट गई थी और साबू जैसे गुंडे से कुछ भी बैद न था। वो अपनी बात खत्म कर चुका तो मैंने हकाइक की रोशनी में कहा, बशारत, पीनो तो कत्ल हो गई। अगर वाकई साबू ने इसे ठिकाने लगाया है तो अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। वो एकदम बेहद सरासीमा नजर आने लगा, लरसती हुई आवाज में बोला, और मेरे बाद मौलवी जी, उनकी बारी आएगी। उफ खुदाया, उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया और खौफजदा अंदाज में बोला, ये बैठे बिठाए क्या हो गया? काश मैं पीनो से शादी ही न करता। इस वक्त मुझे उसकी हालत पर वाकईतन बहुत तरस आया। मैंने तशफ़ी आमेज अंदाज में कहा, मर्द बनो बशारत, इस तरह टसवे बहाने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत जल्द साबू को गिरफ्तार कर लूँगा और उसके साथ ही तुम लोगों की हिफाजत का भी मुनासिब बंदोबस्त करूँगा। तुम फिक्रमंद ना हो। मेरे समझाने बुझाने और तसल्ली देने पर वो कदरे संभल गया। फिर मैंने इसे दिलासा देकर थाने से रुखसत कर दिया। बशारत शक्ल सूरत और अंदाज़ो एतबार से एक शरीफ आदमी नजर आता था। उसका खौफजदा होना ऐन फितरी बात थी। मौलवी निजाम शाह मेरे सामने बैठा था। उसकी उम्र 40 के करीब रही होगी। रंगत गहरी, सांवली, पस्ता कामत और घटे हुए जिस्म का मालिक। उसने बोस्की के सूट पर स्याह बास्केट पहन रखी थी। दाढ़ी एक मुट्ठी से कम और कतरे फैली हुई थी। वो एक हाथ की उंगलियों से गाहे बगाहे अपनी दाढ़ी में खलाल करता जाता। शायद ये इसकी आदत थी। इसकी बाईं आंख में मुझे ऐब दिखाई दिया। इस बात का अगलब इम्कान था कि मज़कूरा आंख से इसे दिखाई नहीं देता होगा। मैंने सूरत हाल इस पर वाज़ेह की तो वो परेशान नजर आने लगा। खौफजदा लहजे में उसने मुझसे कहा, थानेदार साहब, आपको फौरी तौर पर साबू को गिरफ्तार करना होगा। वो बहुत ही खतरनाक शख्स है। इसके साथ ही आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ का भी इंतज़ाम करें। आप फिक्र न करें मौलवी जी, मैं अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं हूँ, मैंने गंभीर लहजे में कहा। मैं तो बस आपका इंतज़ार कर रहा था। मेरा इंतज़ार क्यों जी? उसने मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखा। आपसे बहुत सी बातों की तस्दीक ज़रूरी थी, मैंने कहा। जी जी ज़रूर, मैं हाजिर हूँ, आप पूछें, क्या पूछना है? मैंने बहुत कुछ पूछा। तलाक वाली बात के वाक़ियात, हलाला का अमल, साबू से होने वाले मुज़ाकरात और अज़ां बाद उसकी धमकियाँ। मौलवी निज़ाम शाह ने मुझे बताया कि उसने खुलूस नियत से हलाला का बंदोबस्त किया था। अगर बशारत पीनो को तलाक देने पर तैयार नहीं हुआ तो इसका क्या कसूर? साबू ने इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया था और इन्हें भयानक नताइज का डरावा देकर वहां से चला गया था।
बहुत सी बातों की तस्दीक हो गई तो आखिर में मैंने मौलवी जी से पूछा। मेरे जहन में बड़ी देर से ये कांटा खटक रहा था। मौलवी जी, आपने भी इस बात की तायद की है कि पीनो इस दुनिया में तने तनहा थी, फिर ये लियाकत वाला किस्सा किस खाने में फिट होगा? ये बात मुझे भी तशवीश में मुब्तला कर रही है, वो संजीदगी से बोला। मेरी मालूमात तो पीनो की बताई हुई बातों तक महदूद हैं। पीनो ने अगर लियाकत नामी इस बंदे का तारुफ अपने भाई की हैसियत से करवाया था तो ये वाकई हैरान कुन बात है। इस मुअम्मे का दुरुस्त हल तो पीनो ही पेश कर सकती थी। मैंने ख्याल अफरोज लहजे में कहा, लेकिन अब वो जहाँ पहुँच चुकी है उसका जवाब हम तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह इसकी मगफिरत करे, मौलवी जी ने भारी आवाज में कहा। इस बदनसीब का जनाजा भी मुझे ही पढ़ाना होगा। फिर उसके लबो लहजे में यासियत उतर आई। यह भी कैसा इत्तेफाक है थानेदार जी, अभी 1 माह पहले ही मैंने इस निमानी का निकाह पढ़ाया था। मैं खामोश नजर से उसे तकता रहा। सच्ची बात तो यह है कि मौलवी निजाम शाह की शख्सियत ने मुझे मुतासिर नहीं किया था। एक आलिम दीन और पेश इमाम की ज़ात में जो असर अंगेजी होना चाहिए वो मौलवी जी में मुझे कहीं दिखाई न दी। बहरहाल इस दुनिया में हर तरह के लोग जिंदगी के हर शोबे में पाए जाते हैं। अचानक मौलवी निजाम शाह ने मुझसे पूछा, पीनू की लाश कब तक वापस मिल जाएगी? इसके कफन दफन की तैयारी भी करना होगी, बेचारी का कोई भी नहीं। मैंने याद दहानी के तौर पर कहा, ऐसे तो ना कहे मौलवी जी, पीनो का शौहर बशारत अभी जिंदा है और फिर इसकी जैसी तैसी भी सास हनीफा भी दुनिया में बाकी है। हाँ हाँ, आप ठीक कहते हैं, वो गड़बड़ा कर बोला। ये बात तो है। इसकी बौखलाहट से मैंने यही नतीजा अखज़ किया कि मौत के खौफ ने उसे हवास बाख्ता कर दिया था। साबू की धमकी किसी तलवार की मानिंद उसके सर पर लटक रही थी और पीनो के कत्ल के बाद तो इस खतरनाक तलवार की मौलिक धार में कई गुना तेजी और फुर्ती सिमट आई थी। मैंने मौलवी की कैफियत के पेश नज़र कह दिया, आप ज़्यादा घबराओ नहीं, मैं हूं ना, साबू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अल्लाह आपको इस नेकी का अजर देगा थानेदार साहब। वो कदर मुतमईन नजर आने लगा तो मैंने इसके पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, कल शाम से पहले तो मुमकिन नहीं हो सकता है। कल रात को या फिर परसों सुबह अस्पताल वाले लाश वापस दे देंगे। वो कुछ सोचने के बाद बोला, दोनों सूरतों में जनाजा परसों ही हो सकेगा। मेरा ख्याल है जोहर के बाद का वक्त ठीक रहेगा। आप क्या कहते हैं? मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता मौलवी जी, मैंने साहब कोई का मुशायरा करते हुए कहा। इस शोबे का मुझे ज्यादा तजुर्बा नहीं है। वो उठकर खड़ा हो गया और मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, फिर मुझे इजाजत दें, मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा है। मैं इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ऐन नमाज के वक्त किसी नमाजी को नमाज अदा करने के ख्वाहिशमंद अफराद को मैं खामखा रोकने की गलती नहीं कर सकता था, और नमाजी भी ऐसा जिसे दर्जनों अफराद की इमामत का फर्ज निभाना था। मैंने मौलवी निजाम शाह से भरपूर मुसाफा किया और उसे जाने की इजाज़त दे दी। आइंदा रोज़ मैं साबू की गिरफ्तारी के लिए नौशेरावर का रवाना हो गया। हवलदार रब नवाज और कांस्टेबल शौकत मेरे हमरा थे। शौकत की हवलदार से बड़ी बनती थी, मैंने इसलिए भी इस जोड़ी का इंतखाब किया। हवलदार मुझे बता चुका था कांस्टेबल शौकत की बीवी रानी बड़ी सुघड़ और सलीकामंद औरत थी। वो इसके हाथ के जायके की तारीफ भी कर चुका था। जब हम साबू और पीनो मर्डर केस पर अच्छी खासी खुश्क और संजीदा बातें कर चुके तो मैंने छेड़छाड़ की कस से चिड़ों वाला मौजू पकड़ लिया। रब नवाज, तुम्हारी पेशीन गोई तो यकसर गलत हो गई। उसने चौंक कर मुझे देखा। कौन सी पेशीन गोई मलिक साहब? भाई वो जुमेरात की बारिश वाली। आज जुमे का दिन था और कई रोज के नागे के बाद सूरज चमक रहा था, ताहम इसकी चमक में वो आबोताब और गर्मजोशी नहीं थी जो इसका खासा है। जाड़े की दबीज ठंडी ठार चादर ने सूरज की मखसूस तपिश को नरमा कर रख दिया था। मौसम बहुत ही सुहाना और खुशगवार हो रहा था। हवलदार बददिली से बोला, मलिक साहब, एक पेशीन गोई क्या, सब कुछ ही उलट पुलट गया। अब आप खुद देख लें, पीनो वाला मामला कितनी पेचीदा शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। पता नहीं वो खबीस की औलाद साबू हमारे हत्थे चढ़ता भी है या नहीं। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने जोर देने वाले अंदाज में कहा, मलिक साहब, साबू की गिरफ्तारी जल्द से जल्द नहायत ज़रूरी है, वरना मुझे तो लगता है कि मौलवी और बशारत की भी खैर नहीं। फिर इसने एक झुरझुरी ली और बोला, मैंने पीनो की लाश का हशर देखा है। साबू बहुत ही सफाक और संगदिल गुंडा है जनाब। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, रब नवाज, कहते तो तुम ठीक ही हो, लेकिन दिल छोटा ना करो।
मैं साबू को गिरफ्तार कर लूंगा। मेरे ख्याल में तुम कुछ ज्यादा ही मायूस और दिल गिरफ्तार हो रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो जल्दी से बोला। मैंने कहा, इसमें सारा कसूर साकामोची का है। हवलदार और कांस्टेबल ने बैक वक्त उलझन भरी नजरों से मुझे देखा। मैंने कहा, वो कमबख्त अगर दोपहर के बाद थाने आता तो इसका कोई नुकसान हो जाता क्या? कम से कम इस तरह हमारा तो एक फायदा हो जाता। हवलदार की उलझन में इजाफा हो गया। मुताजिब लहजे में बोला, मलिक साहब क्यों बुझारते डाल रहे हैं? मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं तुम्हारी डिस्टरबेंस की ही तो बात कर रहा हूँ, अल्लाह के बंदे। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, हमने कौन सा कातिल को खबलात में पहुंचा दिया है? अगर साकामोची कुछ देर बाद आ जाता तो कम से कम तुम्हारी चिड़े खाने की ख्वाहिश तो पूरी हो जाती। मैंने जरा रुककर शरारत आमेज नजर से उसे देखा, फिर इजाफा करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि गर्मा गर्म लजीज चिड़ों का सालन मैदे में उतारने के बाद तुम्हारे अंदर एक करंट सा दौड़ जाता, फिर तुम्हारी ये मायूसी और सुस्ती देखने को न मिलती। कर लें आप भी मखौल। वो झेप गया। मैंने कहा, अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी है। तुमने ही तो मुझे बताया था कि शौकत की घरवाली के हाथ में बड़ा सवाद है। मलिक साहब, ये बात तो 16 आने दुरुस्त है। शौकत ने ताइदी अंदाज में पहली मर्तबा हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। रानी वाकई खाना पकाने में अपना जवाब नहीं रखती। मैं इसकी 10 खामियां सिर्फ इस खूबी की खातिर नजरअंदाज कर देता हूँ। मैंने कांस्टेबल शौकत की तरफ देखते हुए कहा, भाई तुम तो बहुत ही खतरनाक बंदे हो। अगर रानी बेचारी के हाथ में जायका ना होता तो पता नहीं इसे मार मार कर बकरी बना देते या भेड़। तुमने इसकी 10 खामियों का खास तौर पर जिक्र किया है। नहीं मलिक साहब, मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ। शौकत खिसियाने अंदाज में बोला, वो तो बस मैंने एक बात कही थी, वरना रानी तो बहुत अच्छी है। मेरा बहुत ख्याल रखती है। शायद ही मुझे कभी इससे कोई शिकायत पैदा हुई हो। हवलदार ने कहा, मलिक साहब, शौकत के मुंह में रानी की जबान बोल रही है। वो क्या कहते हैं, मर्द के दिल में उतरने का रास्ता मैदे से गुजरता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रानी इस राजा के दिलो दिमाग पर कब्जा जमाए बैठी है। मैंने उंगली से शौकत की जानिब इशारा किया तो वो शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगा। हम दोपहर से थोड़ी देर पहले नौशेरा वर्का में थे। पता नहीं हवलदार की जुबान काली थी या हालात की सितम जरीफी कि साबू हमें दस्तयाब ना हो सका। हवलदार ने रास्ते में एक खदशा जाहिर किया था कि पता नहीं वो खबीस की औलाद साबू हमारे हत्थे चढ़ता भी है या नहीं। नौशेरा वर्का में मैं बहुत से मोतबर लोगों से मिला। गली कूचों में आवारा गर्दी करने वाले लड़कों से भी साबू के बारे में पूछा, लेकिन मुझे एक ही बात बताई गई, और वो बात बड़ी हौसला शिकन और फिक्र अंगेज थी। तीनों से शादी के बाद इन दोनों ने नौशेरा वर्का को खैर बात कह दिया था, और इसके बाद फिर कभी भी इन्हें वहां नहीं देखा गया। इस बात की तस्दीक भी हो गई कि पीनों का कोई छोटा बड़ा भाई भी नहीं था। इस इलाके में लियाकत नामी सिर्फ 3 इंसान मौजूद थे। नंबर 1 झूरे माची का 3 साला बेटा लियाकत। नंबर 2 इलियास घुम्मन का बड़ा भाई लियाकत घुम्मन, जिसकी उम्र 40 से ज्यादा थी और वो पाक आर्मी में किसी अच्छे ओहदे पर था। मैं बनस से नफीस लियाकत घुम्मन से जाकर मिला भी। इन दिनों वो छुट्टी पर गांव आया हुआ था। वो मुझे खासा माकूल और सुलझा हुआ लगा। इसने अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। तीसरा और आखिरी लियाकत स्कूल मास्टर था। मस्कूरा लियाकत हुसैन गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था और उसकी उम्र 50 के करीब करीब थी। गोया इन तीनों लियाकतान में से मेरा मतलूबा बंदा कोई एक भी नहीं था। इस तगोदो ने मुझे खासा मायूस किया। इसका यही मतलब था कि साबू ने किसी और गांव या इलाके में पनाह ले रखी थी। मुमकिन था कि वो जाए वकुआ के नजदीक ही कहीं घात लगाए बैठा हो। मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछताछ करके ये मालूम कर लिया कि जब साबू नौशेरा वर्का में रहता था तो ज्यादातर उसका कहाँ आना जाना होता था। मुझे पता चला कि वो राह वाली गखड़ मंडी और शाहीनाबाद जाया करता था। मैंने मुतज़क्करा बाला इलाकों के साथ ही अपने नज़दीकी गांव सलामपुरा, नाजिम बस्ती, फरीदाबाद और मुमताज़ कॉलोनी वगैरह में भी उसे तलाश करने का फैसला किया और वापस थाने आ गया। मुमताज़ कॉलोनी में अगरचे इसकी मौजूदगी के इम्कानात न होने के बराबर थे, ताहम मैं इसे भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था। नौशेरा वर्का रवाना होते वक्त मैंने एएसआई की ड्यूटी लगा दी थी कि वो सरकारी अस्पताल से मकतूल पीनों की लाश और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ले आए। मैं थाने पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि हबीबुल्ला अस्पताल की तरफ गया हुआ था। इस वक्त शाम हो रही थी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया था। मैंने हवलदार रबनवाज को अपने कमरे में बुलाया और साबू की तलाश के लिए लाहे अमल तैयार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद एएसआई हबीबुल्ला भी वापस आ गया। वो खाली हाथ लौटा था।
उसने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सुबह मिलेगी और लाश भी उसके साथ ही अस्पताल से आएगी। इन हालात में इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं था। अगले रोज मैंने हवलदार और एएसआई की सरकर्दगी में 2 मुख्तसर टीमें तश्कील दी और इन्हें साबू की तलाश में रवाना कर दिया, जो हर टीम 2-2 अफराद पर मुश्तमिल थी। इन दोनों के साथ मैंने एक कांस्टेबल को नथी कर दिया था। मेरे पास थाने में जो 3 कांस्टेबल्स बचे, इनमें से एक को मैंने सरकारी अस्पताल भेज दिया और खुद पिनो मर्डर केस के अवाकिब और जवानिब पर नए सिरे से गौर करने लगा। ये मामला मेरी तवक्को से ज्यादा उलझता जा रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने तहलका डाल दिया। परवीन उर्फ पीनो की मौत 11 दिसंबर दोपहर बुध की रात 9 और 10 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। सर के अकवी हिस्से में लगने वाला कारी वार ही उसकी हलाकत का सबब बना था। इस मोहलिक घाव के अलावा मकतूल के बदन पर निस्फ दर्जन छोटे जख्म भी पाए गए, जो इसी कुल्हाड़ी या टोके के थे, जिसे खोपड़ी के पिछले हिस्से को चीर कर रख दिया गया था। रिपोर्ट में दर्ज सबसे ज्यादा सनसनीखेज और इंकिशाफ अंगेज बात यह थी कि मकतूला 2 माह की हामला थी। इस नुक्ते ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैंने इस रिपोर्ट को जल्दी 3-4 मरतबा पढ़ा, लेकिन हकीकत में कोई कमी बेशी न हो सकी। अल्फाज चीख कर ये अंगश्त बदंदा ऐलान कर रहे थे कि इस वक्त मेरा जहन भी निहायती तेज रफ्तारी से काम कर रहा था। मैंने लाश को बुरसा के हवाले करने से पहले मौलवी निजाम शाह को थाने में बुला लिया। वाक़ियात के मुताबिक मुकर्ररा इद्दत के 90 दिन गुजारने के बाद 1 माह पहले पिनो की शादी बशारत से हुई थी। इन हालात में 2 माह का हमल किसी भी तौर फिट नहीं बैठता था। इस उलझन को मौलवी ही सुलझन में बदल सकता था, क्योंकि वो बड़े मान से उसका रखवाला बनकर उसे मुमताज कॉलोनी से लाया था। मौलवी साहब के साथ बशारत भी थाने पहुंच गया। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं रही थी कि पिनो की लाश थाने पहुंच गई थी। बशारत ने मेरे कमरे में दाखिल होते ही वहशतज़दा अंदाज में पूछा, थानेदार जी, मेरी बीवी की लाश कहाँ है? तुम बाहर बैठो, मुझे पहले मौलवी जी से बात करने दो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो जनाब मेरी पिनो, मैंने कहा ना, लाश तुम्हारे हवाले ही की जाएगी। मैंने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया, मुझे मौलवी जी से चंद ज़रूरी बातें करना है, इसके बाद मैं तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा। शाबाश, बाहर जाओ। हवलदार भी इस वक्त कमरे में मौजूद था। वो मेरे इशारे पर बशारत को बाजू से पकड़कर बाहर ले गया। जाते हुए उसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर हमारे दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू हो चुकी थी। वो समझता था कि मैं मौलवी जी से जो बात करने वाला हूँ, इसका एक लफ्ज़ भी कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। मौलवी निजाम शाह कुर्सी पर बैठ तो गया, लेकिन इसके अंदाज में एक इस्तरार पाया जाता था। आज वो मुझे पहले की निस्बत खासा नर्वस नजर आया। मैं इसकी बेचैनी को कोई वाज़ेह मायनी न पहना सका। वो बोला और खामोश नज़र से उसके चेहरे को मैं तकने लगा। वो ज़्यादा देर तक मेरी निगाह की ताब ना ला सका और तशवीश भरे लहजे में बोला, थानेदार जी, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्या कोई गड़बड़ हो गई है? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या आप इंग्लिश पढ़ना जानते हैं? वो रिपोर्ट अंग्रेजी में तहरीर की गई थी। तौबा तौबा, उसने दोनों हाथों से अपने गालों को छुआ। इस काफिर जबान से मेरा क्या वास्ता? मुझे तो इसकी एबीसी भी नहीं आती। इसका जवाब मबनी पर जहालत था। मैंने नागवारी से कहा, मौलवी जी, कोई जबान मुसलमान या काफिर नहीं होती, और फिर अंग्रेज कहाँ से काफिर हो गए? वो तो एक खुदा और अपने पैगंबर को मानते हैं। एक लम्हे का तवक्कुफ करके मैंने इजाफा करते हुए कहा, आपकी इस बात में भी वजन नहीं कि आपको एबीसी नहीं आती। आपने अपनी जबान ही से इन अंग्रेजी हरूफ तहजी को दोहराया है। वो जी, मैंने तो ऐसे ही एक बात कहती थी, आप खामखा नाराज हो रहे हैं। वो खासा खजिल हो रहा था। शायद आप मुझे कोई गड़बड़ वाली बात बताना चाहते थे। शायद नहीं, यकीनन, मैंने कतईयत से कहा। मौलवी जी, गड़बड़ बड़ी संगीन है। उसने अपनी पेशानी को मसलते हुए पूछा, कुछ बताएं भी तो जनाब। मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की रोशनी में सूरत हाल इस पर आशिकारा की तो वो कुर्सी में जैसे ठेसा गया। फिर चंद लम्हात के बाद वो नहीब सी आवाज में मिनमिनाया, मुझे इसी बात का डर था। इसका जुमला अपने अंदर बड़े वसी मायनी रखता था। फिर भी मैंने उसे टटोलना जरूरी समझा और पूछा, क्या इस खयानत का इर्तिकाब आपसे हुआ है? उसने इतनी सूरत से चौंक कर मुझे देखा जैसे अचानक किसी बिच्छू ने उसे डंक मार दिया हो, और फिर वो घबराए हुए लहजे में बोला, ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? मैं कुछ नहीं कह रहा, बल्कि आपसे पूछ रहा हूँ
मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस सवाल का जवाब तो आप ही को देना होगा, क्योंकि आप एक तरह से मकतूल के सरपरस्त का किरदार अदा कर रहे थे। उसने ठंडे ठार मौसम में अपनी अर्कालूद पेशानी को साफ किया, फिर जल्दी जल्दी अपनी दाढ़ी में खलाल करते हुए बोला, मेरा अल्लाह मुझे शैतान मरदूद के बहकावे से बचाए। पीनो मेरी छोटी बहन की तरह थी, मैं इसके जिस्म को छूना भी गुनाह कबीरा समझता हूँ। कुजा ये के उसने बात अधूरी छोड़ी और एक मरतबा फिर अपने नाक और कानों को छूने के बाद बोला, ला हौल वला कुव्वता, ये गुनाह मुझसे सरजद नहीं हुआ। मैंने कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती, क्या आप इसे चैलेंज करना चाहते हैं? नहीं जनाब, मैं ऐसे किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तो फिर जो हकीकत है मुझे बता दें, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। मेरी बात सुनते ही आपने परेशानी के आलम में कहा था, मुझे इसी बात का डर था। आप बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में सोच रहे हैं थानेदार साहब, वो संभल कर बैठते हुए बोला। मैंने तहैया तो यही किया था कि इस रात से कभी पर्दा नहीं उठाऊंगा, लेकिन आप मेरी ही ज़ात पर शक कर रहे हैं तो सफाई पेश करना ज़रूरी हो गया है। इतना कहकर वो खामोश हो गया और उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो जहन में बिखरे हुए मुख्तलिफ ख्यालात को यकजा करने में मसरूफ़ है। मैं बड़ी बेताबी से उसके बोलने का इंतज़ार करने लगा। पता नहीं वो कौन सा सनसनीखेज इंकिशाफ करने वाला था। चंद लम्हात के सुकून के बाद उसने मोतदिल लहजे में कहना शुरू किया, इस गुनाह का जिम्मेदार बशारत है जनाब। पीनो इसके घर में रह रही थी और वो इसमें दिलचस्पी लेने लगा था। मैं अगरचे पीनो की भरपूर निगरानी कर रहा था, लेकिन 24 घंटे की निगरानी होना मुमकिन नहीं थी। मैं इस इंतजार में था कि किसी तरह पीनो की इद्दत पूरी हो और मैं इसका निकाह किसी से पढ़ाकर अपने फर्ज से निबट जाऊं, लेकिन मुकर्ररा मुद्दत से पहले ही ये गुल खिल गया। वो इतना कहकर रुका। मेरी तवज्जो उसकी जानिब मरकूज थी। वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, थानेदार जी, पता नहीं कब और कैसे इन्हें खुल खेलने का मौका मिल गया। हो सकता है कि मुझे बहुत बाद में मालूम होता या फिर कभी मालूम ही न होता। वो तो इत्तेफाक से पीनो को मैंने बातों में घेर लिया। एक लम्हे का वक्फा करने के बाद वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गोया हुआ, पीनो मेरी एहसानमंद थी और मुझ पर बहुत एतमाद करती थी। वो दूसरे तीसरे दिन मुझसे मिलने आती रहती थी, हालांकि मैंने इसे सख्ती से ताकीद कर रखी थी कि इद्दत की मुद्दत में घर से बाहर कदम नहीं निकालना। वो मुझे ये कहकर लाजवाब कर देती थी कि मैं तो घर का बंदा ही हूँ। बहरहाल एक दिन वो मेरे पास आई और पूछा, क्या मैंने हलाला के अमल के लिए किसी भले मानस का इंतज़ाम कर लिया है? मैंने कहा, मैं देख रहा हूँ और अभी तो तुम्हारी इद्दत भी पूरी नहीं हुई, तुम्हें किस बात की जल्दी है? वो अपने हाथों की उंगलियों से खेलते हुए बोली, क्या ये हलाला बहुत ही ज़रूरी है? मैंने दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर तुम्हें दोबारा साबू की बीवी बनना है तो हलाला से गुजरे बगैर ये मुमकिन नहीं। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को तोड़ा नहीं जा सकता। और अगर मैं साबू से शादी के इरादे से बाज आ जाऊं तो? इसकी बात सुनकर मुझे अचंभा हुआ, क्योंकि मैं साबू के लिए इसकी शिद्दत को इतने दिनों से देख रहा था और पिछले कुछ दिनों से बशारत में इसकी बढ़ती हुई दिलचस्पी को भी देख रहा था। मुझे लगा कोई बड़ी तब्दीली वाक़ई हो चुकी है। मैंने पीनो को टटोलना ज़रूरी समझा। मैंने कहा, अगर तुम अपनी जिद से हट जाओ तो फिर हलाला की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। क्या तुमने ज़िंदगी भर शादी न करने का फैसला कर लिया है? ऐसी बात तो नहीं मौलवी जी, वो निगाह झुकाकर बोली। फिर कैसी बात है? मैंने कुरेदा, क्या तुम्हारी नज़र में कोई और बस गया है? उसने शर्माते हुए मुझे बशारत के बारे में बताया। मेरा अंदाज़ा यकीन में बदल गया, लेकिन एक उलझन सी जहन में मौजूद रही। पीनो ने जितनी तेज़ी से पटरी बदली थी वो मेरे लिए हैरान कुन था। मैं सोचता रहा और पीनो चली गई। उसके दूसरे दिन ढके छुपे अल्फाज में बशारत ने भी पीनो से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मैंने इसे पीनो से होने वाली बातचीत के बारे में नहीं बताया। अगले रोज़ पीनो मेरे पास आई तो मैंने कहा, ठीक है, मैं बशारत से इस सिलसिले में बात करूंगा। इन दोनों के जो इरादे थे इसमें कोई कबाहत नज़र नहीं आती थी। मैं बशारत को अच्छी तरह जानता था। वो साबू के मुकाबले में बदरजहा बेहतर और मौजू था। 2 रोज़ बाद पीनो फिर मुझसे मिलने आई और पूछने लगी, क्या इद्दत की मुद्दत पूरी होने से पहले हमारी शादी नहीं हो सकती? उसके इस अहमकाना सवाल ने मुझे चौंका दिया। वो इस वक्त दूसरी तरफ देख रही थी। उसके अंदाज से मुझे कुछ खटका तो हुआ। मैंने इससे कहा, इधर मेरी जानिब देखो। वो मेरी आंखों में तकने लगी। मैं चंद लम्हों के लिए उसकी आंखों में आंखें डालकर खामोश बैठा रहा। फिर इस दौरान में उसकी आंखों और चेहरों ने दर्जनों रंग बदले।
मैंने गंभीर आवाज में पूछा। तुम्हें बहुत जल्दी है शादी की? नहीं। वो घबराकर दूसरी तरफ देखने लगी। मम, मैं तो अपनी मालूमात के लिए पूछ रही थी। आज पीनो खासे बित के हुए रवैये का मुजाहरा कर रही थी। मुझे यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। मैं मस्जिद की अमामत के साथ साथ ताबीज धागे का काम भी करता हूँ। लोग झाड़ फूक और दम दुरूद के लिए मेरे पास आते हैं। बाज लोगों का ख्याल है कि मेरे पास मवक्किल भी हैं, लेकिन ये बात हकीकत से बहुत दूर है। पीनो को भी मेरी सलाहियतों का इल्म था। मैंने इसके दिल का राज जानने के लिए एक एक हरबा आजमाया। मैंने दोबारा उसे अपनी आंखों में देखने को कहा और भारी भरकम आवाज में बोलना शुरू कर दिया। पीनो, तुम जानती हो, मैं अपने मुवक्किलों की मदद से हर बात जान लेता हूँ। मैंने महसूस किया है तुम मुझे बहुत कुछ छुपाने की कोशिश करती रही हो, और इसमें बहुत कुछ का ताल्लुक खास तौर पर तुम्हारे और बशारत से है। मैंने जरा तवक्कुफ किया और सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। तुम खुद मुझे अपनी जबान से बताओगी या मुवक्किलों को जहमत दूं? अगर तुम सब कुछ सच सच मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। और वो डर गई। इस वक्त वो मुझे कोई सहमी हुई कबूतरी लगी। उसने अपनी जबान से इकरार कर लिया कि वो दोनों नादानी में हुदूद अबूर कर चुके हैं, इसीलिए इसे शादी की जल्दी है। इसकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो दोनों गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो चुके थे। मैंने पीनो को इसके जुर्म की संगीनी से आगाह किया तो वो मेरे कदमों में गिरकर जार कतार रोने लगी। उसने मुझसे समाजत की कि मैं इसके गुनाह की किसी को हवा न लगने दूं और किसी तरह खामोशी से इनकी शादी करा दूं। शादी खामोशी से हो सकती है और न ही इद्दत की मुद्दत पूरी होने से पहले, मैंने इस पर वाज़ेह कर दिया। वो मेरे कदमों पर अपना चेहरा रगड़ते हुए बोली, तो फिर आप इस राज को खुद तक महदूद रखें और उस वक्त तक वक्त मुकर्ररा पर मेरी शादी करवा दें। मैंने इस बारे में बशारत को भी अभी कुछ नहीं बताया। मेरी इज्जत आपके हाथ में है मौलवी जी। आप मेरे लिए एक बाप की जगह हैं। मौलवी निज़ाम शाह कहानी को यहाँ तक पहुँचाने के बाद रुका। उसने एक तवील और बोझल सांस खारिज की और कदरे थकी हुई आवाज में बोला, थानेदार जी, इन लम्हात में मैं वाकई एक पाप बन गया था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे पीनो मेरी सगी बेटी है। इसका गिड़गिड़ाना मुझसे देखा न गया और मैंने इसकी मदद करने का फैसला कर लिया। खुदा ने भी कहा है कि तुम दूसरों के अयूब को ढांपो, मैं तुम्हारी कोताहियों की पर्दापोशी करूंगा। वो एक लम्हे को रुका और फिर भराई हुई आवाज में बोला, थानेदार जी, पर्दादारी और पर्दादरी में सिर्फ एक अलिफ का फर्क है, लेकिन इस अलिफ के होने और ना होने से बहुत फर्क पड़ जाता है। मेरा खुदा मुझे माफ करे। मैंने पीनो की इद्दत पूरी होने के बाद इनकी शादी करवा दी। वो बड़ा गफूर रहीम है। मौलवी निजाम शाह ने एक फिक्रअंगेज कहानी सुनाई थी। मैंने से पूछा, क्या आपने बाद में बशारत से इस बात का जिक्र किया था? हरगिज नहीं, वो कतईयत से बोला। मेरा अंदाजा है कि राज अफशा होने के बाद पीनो ने मामलात को संभाल लिया होगा। बहरहाल वो सब कुछ इन दोनों का ही किया धरा था। बशारत इसके किरदार पर उंगली उठाने की पोजीशन में नहीं था। पीनो ने मुझसे वादा किया था कि वो बशारत को इस बात की हवा भी नहीं लगने देगी कि मैं भी इनके इस राज में शरीक हूँ। बशारत ने मुझे बताया था उसकी मौलवी निजाम शाह से हलाला के सिलसिले में बात हुई थी और 4 गवाहों की मौजूदगी में उनका निकाह हुआ। बाद में पीनो इसे इतनी पसंद आई कि उसने तलाक देने से इनकार करते हुए इसे मुस्तकिल अपनाने का फैसला कर लिया। लेकिन मौलवी निजाम शाह हलाला को मनफी करने के बाद एक सीधी सादी शादी की दास्तान सुना रहा था। ये बात मेरे जहन में चुभी तो मैंने बशारत के बयान की रोशनी में इससे वजाहत तलब की। उसने हुनकारा भरते हुए मुझे बताया, मैंने ही बशारत को ये हिदायत की थी कि वो लोगों को हलाला की कहानी सुनाए। इसने आपको भी वही बयान दिया है। आपने इसे ऐसी हिदायत क्यों की थी? मैंने दुरुस्ती से पूछा। वो संजीदगी से बोला, जनाब, मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इसी खुदा ने जान की हिफाजत की तलकीन भी की है। आप साबू बदमाश को नहीं जानते। अगर इसे पता चल जाता कि मैंने हलाला के बजाय पीनो को सीधा सीधा बशारत के निकाह में दे दिया है तो वो मेरा दुश्मन हो जाता। मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तरकीब आजमाई थी, लेकिन लगता है कि मेरी मेहनत ज़ाया हो गई। वो जिन 3 अफराद को खतरनाक नताइज की धमकियां देकर गया है, इनमें से एक तो गई जान से। उसने सरासीमा नज़र से मुझे देखा और बोला, पता नहीं वो शैतान अब किधर का रुख करता है। थानेदार साहब, मेरी और बशारत की ज़िंदगी को बहुत ख़तरा है। आप जल्द से जल्द कुछ करें।
मामलात इस कदर उलझे हुए थे कि मैं फौरी तौर पर सिर्फ इतना ही कर सका कि मौलवी निजाम शाह को एक कांस्टेबल की हिफाजत में मुमताज़ कॉलोनी रवाना कर दिया। मैंने इससे किसी किस्म की जिरह करना मुनासिब न समझा। मैं भी इस वक्त पर्दादारी की हिकमत के ज़ेरे असर था। इसी रोज़ बाद नमाज ज़ोहर पीनो की तदफीन हो गई। 14 दिसंबर बरोज़ हफ्ते को जब मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर में गया तो मेरा जहन उलझनों की आमाज का बना हुआ था। पीनो मर्डर केस हर पल एक नई करवट ले रहा था और मुबैना कातिल अभी तक कानून की दस्तरस से कोसों दूर था। साबू की तलाश में जाने वाली छापामार पार्टियां नाकाम लौट आई थीं। गखड़ मंडी, राहवाली और शाहीनाबाद से इसका कोई सुराग न मिल सका। आसपास के पेशतर इलाके भी देख लिए गए, बस एक दो गांव बाकी थे। ये बड़ी वाहियात सूरत हाल थी। इस रात में बिस्तर पर लेटा काफ़ी देर तक इसी बारे में गौर व फिक्र करता रहा। इन हालात में आसानी से नींद आ जाना मुमकिन नहीं था। मैं तफ्तीश की जिस गली में भी कदम रखता वो मुझे बंद मिलती। अभी तक जो अहम बातें सामने आई थी इनकी तस्दीक का रास्ता मिट चुका था। बशारत ने लियाकत के हवाले से जो कहानी सुनाई, इसकी तस्दीक या तरदीद सिर्फ और सिर्फ पीनो ही कर सकती थी, जिस तक रसाई किसी के बस की बात नहीं रही थी। मौलवी निज़ाम शाह ने पीनो और बशारत के जिस गुनाह का जिक्र किया और पीनो की मिन्नत समाजत का जो नक्शा खींचा, इस बारे में भी पीनो ही की गवाही मुस्तनद समझी जाती। मैंने मौलवी जी से इस वाक़े का अरसा भी पूछा था और उसने जो जवाब दिया इसके मुताबिक पोस्टमार्टम की तस्दीक हो जाती थी। गुनाह वाकई हुआ था और इसका दौरानिया भी तस्दीक शुदा था। पीनो और मौलवी के बीच जो प्लानिंग हुई, इससे बशारत को बेखबर रखा गया था। बकौल मौलवी जी, पीनो ने इसे यकीन दिलाया था कि वो मामले को संभाल लेगी। इसने इस सिलसिले में किस महारत का सबूत दिया, इस बारे में शवाहिद नहीं मिलते थे। फिर साबू का मामला अभी तक हवा में लटका हुआ था। मौलवी जी और साबू के माबेन होने वाली बातों का कोई ऐनी शाहिद भी नहीं था। इसी तरह साबू की खतरनाक धमकियों को चेक करना भी एक कार्य दारत था। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता था कि मैं बशारत को बुलाकर निहाती राजदारी से उनकी लफ्जिश के सिलसिले में बातचीत करूं, लेकिन ये तो वही पर्दा दरी वाली बात होती। पीनो मनोमट्टी के नीचे जा सोई थी। इसका गुनाह भी इसी की कोख में महवे ख्वाब था, एक ऐसा ख्वाब जो कभी टूटने वाला नहीं था, एक ऐसा मामला जिसका कुछ हासिल वसूल नहीं था। इसके हवाले से बशारत को शर्मिंदा करना मुझे अच्छा न लगा और मैंने इस सिलसिले में इससे बात करने का इरादा तर्क कर दिया। रात के आखिरी पहर मेरी आंख लग गई। उम्मीद थी कि अगली सुबह जल्दी नहीं उठ सकूंगा, लेकिन दरवाजे पर होने वाली धुआंधार दस्तक ने मेरी नींद का शीराजा बखेर कर रख दिया। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा। इस वक्त तक सूरज तुलू हो चुका था, ताहम मौसम की खुनकी बरकरार थी। मैंने क्वार्टर का सहन उबूर करने के बाद दरवाज़ा खोला तो शबीना ड्यूटी वाले कांस्टेबल का चेहरा दिखाई दिया। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो वहशतज़दा लहजे में बोला, मलिक साहब, उधर मुमताज़ कॉलोनी में एक वारदात हो गई है। कैसी वारदात? मेरा चौंक उठना लाजमी था। उसने बताया कि कत्ल की वारदात जनाब, किसी ने मौलवी निज़ाम शाह को कत्ल कर दिया है। मैं इस इत्तला पर जल्दी से तैयार होकर थाने पहुंचा। मुझे पता चला कि मौलवी निज़ाम शाह को किसी ने हुजरे के अंदर बड़े बहीमाना अंदाज में कत्ल कर दिया था। आज सुबह जब मस्जिद में अजान सुनाई नहीं थी और नमाजी वहां पहुंचे तो मौलवी जी को गायब पाया। किसी ने इनके हुजरे में झांका तो ये सफाक हकीकत आशिकारा हो गई। फिर तो जैसे मुमताज़ कॉलोनी में एक तूफान सा आ गया। मैं फौरी तौर पर मुमताज़ कॉलोनी पहुंच गया। मस्जिद के अहाते ही में वाक़े हुजरे तक रसाई हासिल करने में मुझे देर न लगी। मस्जिद के दरवाजे पर ही बशारत से भी मुलाकात हो गई। उसके चेहरे पर मुझे किसी बड़ी हलचल के आसार दिखाई दिए। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और इनसे वहशत टपकती थी। फौरी तौर पर मेरी समझ में यही आया कि वो साबू की दहशत का नतीजा था। अगर ये कत्ल गारतगरी साबू कर रहा था तो फिर आइंदा नंबर बशारत का ही था। थानेदार साहब, आप कब तक खामोश बैठे रहेंगे? बशारत ने शिकायती नज़र से मुझे देखा। वो बहुत ज़्यादा सहमा हुआ दिखाई देता था। उसे अपनी जान जाती नजर आ रही थी। मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में उसका शाना थपका और एक लफ्ज़ कहे बगैर बकुआ पर पहुंच गया। मौलवी निज़ाम शाह का कत्ल पीनो के कत्ल से मरबूत नजर आता था। इसे सोते में जान से गुजारा गया और तरीका वारदात मुश्तरक था, यानी मौलवी जी को भी किसी तेजधार कुल्हाड़ी वगैरह से कत्ल किया गया था। ज़्यादातर वार इसके सर और सीने पर किए गए, जो जानलेवा साबित हुए।
इस वक्त वो खून में लथपथ बिस्तर पर चित पड़ा था। इसमें जिंदगी की रमक होना मुमकिन नहीं था। मौलवी जी पर कातिल ने इतनी बेदर्दी से वार किए थे कि खून के छींटे तक दीवार तक जा पहुंचे थे। इसकी चारपाई, मेरा मतलब है कि फर्शी बिस्तर, मज़कूरा दीवार के करीब ही लगा हुआ था। लाश की हालत और खून की हैत को देखकर मैंने अंदाजा कायम किया कि कत्ल की वो वारदात रात के आखिरी हिस्से में 2 और 3 बजे के दरमियान अमल में लाई गई होगी। मौके की जरूरी कार्रवाई और गवाहों के बयानात के बाद मैंने मौलवी निजाम शाह की लाश को पोस्टमार्टम के जिला अस्पताल भिजवा दिया। गुज़िश्ता रोज उसने पीनों की नमाज जनाजा पढ़ाई थी, अब इसकी पढ़ाने वाला कोई और था। दुनिया का यही चलन है जो अज़ल से जारी है और अब तक जारी रहेगा। अब तक जो हालात सामने आए थे, इनके मुताबिक साबू ही कातिल के खाने में फिट बैठता था। मौलवी जी को उसने जिस सफाई से मौत के घाट उतारा, इससे जाहिर होता था कि वो कहीं अरीब करीब ही पनाह गुज़ी है और अपने तीसरे शिकार के लिए कुल्हाड़ी पर धार लगा रहा है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल थी और बशारत की जिंदगी को बेपनाह खतरात लाहक थे। मैंने एक होशियार किस्म के कांस्टेबल को सादा लिबास में बशारत की हिफाजत और निगरानी पर मामूर कर दिया। ताहम ये बात बशारत को नहीं बताई। कांस्टेबल को मैंने हिदायत कर दी कि वो साई की तरह बशारत से चिपक जाए। कातिल अब उसे निशाना बनाने की कोशिश करेगा। मैंने बशारत की जिंदगी बचाने के लिए कांस्टेबल को कातिल से निपटने की खुली छुट्टी भी दे दी। मैंने मज़कूरा कांस्टेबल को खुसूसी तौर पर ताकीद कर दी कि इस निगरानी का बशारत को एहसास नहीं होना चाहिए। वो कांस्टेबल पूरी तरह मुसल्ला था। इसके साथ ही मैंने आसपास के गांव देहात में साबू की तलाश का सिलसिला भी जारी करवा दिया। मैंने अपने बंदों को हिदायत कर दी कि वो घरों के अंदर जाकर एक एक कोने की तलाशी लें और जल्द से जल्द कातिल को गिरफ्तार करके मेरी नज़र के सामने लाएं। पीनों का कत्ल 11 दिसंबर को हुआ था और मौलवी निजाम शाह 15 दिसंबर की सुबह को मारा गया। दोनों वारदातों में लगभग 4 दिन का वक्फा था। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं हो सकती थी कि इन दोनों इंसानों का कातिल कोई एक ही शख्स था और अगर वो कातिल साबू ने किए थे तो फिर एक आध रोज में वो बशारत को निशाना बनाने की कोशिश जरूर करता। मैं अपने इंतजामात से पूरी तरह मुतमईन था और तवक्को कर रहा था कि बहुत जल्द कोई मुस्बित नतीजा सामने आएगा कि इस केस ने एक नई करवट ली। मैंने जिस कांस्टेबल को बशारत की निगरानी पर मामूर कर रखा था, वो घबराया हुआ मेरे पास आया। इस वक्त मैं थाने से उठकर क्वार्टर में जा चुका था। रात के 10 साढ़े 10 का अमल होगा। कांस्टेबल की बौखलाहट और घबराहट को देखकर मेरा माथा ठनका। पहला ख्याल जो मेरे जहन में आया वो ये था कि बशारत का भी काम हो गया। मैंने कदरे मोहतात लहजे में कांस्टेबल से दरियाफ्त किया, खैरियत तो है? तुम इस कदर हवास बाख्ता क्यों हो रहे हो? मलिक साहब, आप फौरन मेरे साथ चलें। भाई हुआ क्या है? बशारत तो खैरियत? वो बिल्कुल ठीक है जनाब। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बीच में बोल उठा, आप मेरे साथ चले, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इसकी बात मेरी समझ में ना आ सकी, ताहम हालात की संगीनी के पेश नज़र मैं फौरी तौर पर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में मेरे इस्तफसार पर उसने बताया उसने बशारत को कोई शे दफन करते हुए देखा था और वो इसी वाक़ये की इत्तला देने के लिए मेरे पास आया था। मैंने पूछा, क्या बशारत ने किसी इंसान को मारकर उसकी लाश दबा दी है? नहीं जनाब, वो लाश नहीं हो सकती, वो पूरे यकीन से बोला। वो तो एक छोटी सी पोटली थी। मैंने घर से इसका ताक़ुब किया। आपने साई की तरह इसके साथ चिपक जाने का हुक्म जो दे रखा था। बशारत मोहतात कदमों से चलता हुआ खेतों की तरफ चला गया। खेतों में दाखिल होने से पहले भी उसने चौकन्ना नज़र से गिरदोपेश का जायजा लिया। पहले मैं यही समझा था कि वो रफ़ा हाजित के लिए खेतों की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके मशकूक अंदाज और बगल में दबी हुई पोटली ने मेरे जहन में शकूक व शुबहात उभारे और मैं गैर महसूस अंदाज में उसका ताक़ुब करते हुए खेतों के अंदर पहुंच गया। फिर मैंने इसे वो पोटली ज़मीन में दफन करते हुए देखा। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, ये इतना अहम वाक़या था कि मैं बशारत की निगरानी को भूलकर सीधा आपके पास चला आया। उसने नदामत आमेज नज़र से मुझे देखा और इजाफा करते हुए कहा, पता नहीं मैंने सही किया है या गलत। मैंने उसका गंदा थपका। ये शाबाशी देने का मेरा एक अंदाज था। इस वक्त मेरा जहन सनसनीखेज सवालात का अखाड़ा बना हुआ था। मैंने कांस्टेबल से कहा, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल दुरुस्त किया है। फिर पूछा, तुम्हें वो जगह याद है ना
जहाँ बशारत ने तुम्हारे बकौल कोई पोटली वगैरह दफन की है? चंगी तरह याद है मलिक साहब, तुसी मेरे साथ आओ, वो पुरएतमाद लहजे में बोला। फिर वो मुझे मज़कूरा मकाम तक ले गया। मेरे हुक्म पर उसने ज़मीन खोद कर मुतज़क्करा पोटली बरामद कर ली। मेरे ईमा पर कांस्टेबल ने पोटली को खोला। इसके अंदर से एक शलवार और कमीज निकली। मैंने कपड़ों को फैलाकर देखा। अगरचे वहाँ अच्छा खासा अंधेरा था, ताहम कपड़ों के हल्के रंग के बायस मुझे लिबास पर जा बजा धब्बे नजर आए। मैंने अपनी तस्दीक के लिए इन धब्बों को नाक के करीब ले जाकर सूंघा और इस अमर की तो तस्दीक हो गई कि वो खून के निशानात थे। मैंने कांस्टेबल से पूछा, बशारत को तुमने ताकुब का शुबा तो नहीं होने दिया था? सवाल ही पैदा नहीं होता मलिक साहब, वो वसूख से बोला। मैं हाथ पांव बचाकर काम करता हूँ। क्या बशारत इस पोटली को दफन करने के बाद सीधा अपने घर गया था? जी हाँ, इसके घर में दाखिल होने के बाद ही मैं आपकी तरफ गया था। मैं फौरन कांस्टेबल के साथ बशारत के घर पहुंच गया। खून आलूद लिबास को दोबारा पोटली की शक्ल दे दी गई थी। जरा उजाले में पहुंचकर मैंने जब लिबास का बगौर मुआयना किया तो खून के धब्बे वाज़ेह तौर पर चमकने लगे थे। ये कहानी बड़ी सनसनीखेज मोड़ पर आ गई थी। मैंने कांस्टेबल को पोटली थमाकर मस्जिद के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया। वो वैसे भी सादा लिबास में था और इसलिए उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा सकता था। मेरी दस्तक के जवाब में बशारत ने दरवाज़ा खोल दिया। वो अपनी अदाकारी जाहिर करने लगा कि गहरी नींद से उठकर आया है। आंखें मलते हुए बोला, थानेदार जी आप इस वक्त? भाई मैंने तुम्हारी हिफाजत का बीड़ा उठाया है तो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता हूँ। ऐसे एक तरफ करते हुए घर के अंदर दाखिल हो गया। कांस्टेबल को मैंने सख्ती से हिदायत कर दी थी कि अगर वो बशारत को फरार होते देखे तो हर मुमकिन सख्ती से उसे रोकने की कोशिश करे। इसके लिए इसे मफरूर की टांगों पर फायर करने की भी इजाज़त है। बशारत मेरे अंदाज पर हक्का बक्का था। इससे पहले कि वो कोई सवाल करता, एक अंदरूनी कमरे से हनीफा ने दरियाफ्त किया, पुत्र बशारत, आधी रात को कौन आया है? अम्मा थानेदार जी आए हैं, बशारत ने मुहतात लहजे में कहा। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। थानेदार जी खैरियत तो है ना? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कातिल को गिरफ्तार करने के लिए मुझे तुम्हारा एक लिबास चाहिए, अंगूरी रंग का शलवार कमीज। खून खून आलूद लिबास अंगूरी ही था। वो चौंका, अंगूरी रंग का शलवार कमीज? फिर उसकी आंखों में वहशत भर गई। मैंने एक कामिल से राब्ता किया है, मैंने जहरीले लहजे में कहा। इसका दावा है कि अगर मैं इसे मुतवक्का शिकार का अंगूरी रंग लिबास मुहैया कर दूं तो वह कातिल तक मेरी रहनुमाई कर सकता है। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने इजाफा किया, मैंने 2-3 दिन पहले तुम्हें एक ऐसा ही लिबास में देखा था। हाँ हाँ, अंगूरी लिबास, ऐसा लिबास था तो मेरे पास, लेकिन वो बेहद घबरा गया। इसकी घबराहट ने मुझे शेर कर दिया। मैंने कहा, लिबास था? क्या मतलब? और ये लेकिन क्या है? पता नहीं जनाब, अम्मा ने वो लिबास कहाँ रखा है। इससे बात बनाए नहीं बन रही थी। मैंने पूरी तबीयत से उसके गाल पर चांटा रसीद किया और कड़क कर कहा, अपनी माँ के कसम, वो अंगूरी लिबास तुमने कहीं रखा है और जहाँ रखा है वो जगह मैंने दरियाफ्त कर ली है। फिर मैंने कांस्टेबल को आवाज़ दी, रफ़ीक, वो पोटली लेकर अंदर आ जाओ। मेरी बात ख़त्म हुई थी कि मुझे बशारत की आंखों में ऐसा तासुर नज़र आया जैसे वो फरार होने का इरादा रखता हो, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरा अंदाज़ा गलत हो गया। वो अपने कदमों पर दरवाजे की तरफ देखने लगा। इसी दौरान में कांस्टेबल अंदर आ गया। मैंने पोटली में से मज़कूरा अंगूरी रंग का लिबास निकालकर बशारत की आंखों के सामने लहराया और तंजिया लहजे में कहा, ये तुम्हारा लिबास ही है ना? बिला चूहों चरा उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने पूछा, वो कुल्हाड़ी कहाँ है जिससे तुमने 2 इंसानों को मौत के घाट उतारा है? आला कत्ल तुम्हारे घर में है या टाल पर? बशारत की ज़ात जैसे ही शक के दायरे में आई थी, मेरे जहन में इसकी लकड़ी की टाल घूम गई थी और लकड़ी के साथ कुल्हाड़ी का सदियों पुराना नाता है। मेरे सवाल के जवाब में उसने बड़ी शराफत से बता दिया कि मज़कूरा आला कत्ल को उसने कहाँ छुपाया था। इस दौरान में उसकी ज़ईफ़ माँ भी गिरती पड़ती हमारे पास आ गई थी। हनीफा को जब पता चला कि मैं इसके बेटे को 2 कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर रहा हूँ तो वो मेरी मिन्नत समाजत करने लगी। पहले तो उसे यकीन ही ना आया कि उसके बेटे ने इतने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया होगा, लेकिन बशारत ने उसके मान का खून कर दिया। वो सर्द आवाज़ में बोला, ये सच है अम्मा, मैंने ही पीनो और मौलवी जी को कत्ल किया है। पर क्यों पुत्र? बूढ़ी हनीफा ने इस मुख्तसर से सवाल में दुनिया जहां का कर्ब समेट कर कहा।
बशारत ने बेखौफ अंदाज में कहा। वो दोनों इसी काबिल थे। इसका जवाब जहां मायना आफरीन था, मैं से 2 अफराद के कत्ल के इकरार पर गिरफ्तार करके थाने ले आया। अजाबाद इसकी निशानदही पर आला कत्ल बरामद कर लिया गया। मज़कूरा कुल्हाड़ी की धार पर खून मौजूद था, जिसने फल के पेशतर हिस्से को भी आलूदा कर दिया था। बशारत इकरार जुर्म कर चुका था, लिहाजा मुझे इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। लेकिन मेरे जहन का कांटा उस वक्त निकलता जब कत्ल का मुहर्रिक सामने आता। इसके तवील बयान के दौरान मैंने जब इससे यही सवाल किया तो उसने जवाब देते हुए बताया, वो दोनों गुनहगार थे। पीनो मौलवी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये बात तुम इतने वसूख से किस तरह कह सकते हो? मुझे सिर्फ शक था। पीनो ने तो खुद तस्दीक कर दी। वो एक नामुमकिन बात कर रहा था। मैंने इस हवाले से मौलवी निज़ाम शाह से होने वाली गुफ्तगू से उसे आगाह किया तो वो नफरत आमेज अंदाज में बोला, मौलवी किसी शैतान से कम नहीं था। उसने आपको एक छोटी कहानी सुनाई है ताकि इसका गुनाह पोशीदा रहे। इसकी मक्कारी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इसके दावे की तस्दीक नहीं हो सकती। उसने खुद को महफूज रखने के लिए हर बात पीनों से मंसूब करके आपको बताई है। वो एक शातिर शख्स था। इसे कत्ल करके मुझे कोई नदामत महसूस नहीं हो रही। बशारत की वजह से मेरी तसल्ली न हुई तो मैंने पूछा, पीनों से तुम्हारी क्या बात हुई थी? वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोला, मैं पीनों को शादी से पहले दागदार करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब उसने मुझे बाप बनने की खबर सुनाई तो मैं हक्का बक्का रह गया। बात ज़मीनी हकाइक देखने की वजूह की वजह से। ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता था? वो मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। या यूं समझ लें कि उसके जवाबात से मैं मुतमईन ना हुआ। इसके अंदाज ने मुझे शक में मुब्तला कर दिया। पता नहीं क्यों मेरा जहन इसकी मुखालफत में सोचने लगा। मैं अपनी सोच की वजाहत नहीं कर सकता। शायद पीनो ने मुझे ये खबर सुनाने में बड़ी जल्दी करी या बालफाजे देकर अपना गुनाह छुपाने में बहुत जल्दबाजी से काम लिया था। वो एक लम्हे को रुककर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, थानेदार जी, इंसान के जहन में शक का नाग एक मर्तबा सर उठा ले तो फिर इसका दिन का सुकून और रातों की नींद खत्म हो जाती है। मैंने अपने इत्मीनान की खातिर पीनों से एक चाल चली। इस रात में बड़े गुस्से में घर आया। जब हम खाना खाने के बाद सोने लगे तो मैंने एक कुल्हाड़ी को तेज करने बैठ गया। पीनों ने खौफजदा नजर से मुझे देखा और वहशत भरे लहजे में पूछा, ये क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया कि कुल्हाड़ी तैयार कर रहा हूँ। आज रात झूठ सच का फैसला होना है। उसने सहम कर पूछा कि कैसा झूठ और कैसा सच? मैंने बताया कि ये झूठ और सच के तुम किसका बोझ उठाए फिर रही हो। वो रोने लगी, लेकिन मुझे इस पर जर्रा बराबर तरस न आया। मैंने सपाकी से कहा कि अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने जबान ना खोली तो फिर ये रात तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। मैं ये नहीं मान सकता कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। वो डर गई। थानेदार साहब, बशारत ने ख्वाबनाक लहजे में कहा। फिर इसकी जुबान से दूसरे गुनहगार का नाम फिसल गया। उसने मुझे बताया कि वो एक माह पहले मौलवी की बातों में आ गई थी। मैं पीनों को मौलवी के हुजरे में आते जाते देख चुका था, लिहाजा मुझे इसकी बात का यकीन हो गया। कोई औरत अपने मुंह से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती, और वो भी अपने खामिद के सामने। वो ज़रा रुका और इजाफा करते हुए बोला, मुझसे शादी के वक्त पीनों को इस बात का बखूबी एहसास था कि इसके अंदर कौन सी तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। उसने अपनी गलती का इतराफ़ कर लिया था। थानेदार साहब, मौलवी निज़ाम शाह के लिए मेरा दिल शदीद नफरत से भर गया। वो मुझे पहली नज़र ही में अच्छा नहीं लगा था। इसकी आंख में जब मेरी निगाह में खटका था इसकी आंख में जो ऐब था वो मेरी निगाह में खटका था। जो लोग पैदाइशी तौर पर किसी जिस्मानी नुक्स में मुब्तला होते हैं, इनमें से अक्सरियत शरपसंद और फितना परवर होती है। बशारत ने अगरचे इकरार जुर्म कर लिया, लेकिन मुझे इस पर भी बहुत गुस्सा था। मैंने इसे तेज नज़र से घूरते हुए कहा, तुमने तो सच बोलने के सिले में पीनों से जाँ बख्शी का वादा किया था, फिर इसके खून में हाथ क्यों रंगे? असल मुजरिम तो मौलवी था। इंतकाम इसी तक महदूद रहना चाहिए था ना? जनाब, आप तो जानते हैं ना कि गंदम के साथ गेहूं भी पिस जाता है। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मैंने पीनों की जबान खुलवाने के लिए झूठा वादा किया था। बाज़ औक़ात अपना मकसद हासिल करने के लिए ऐसी चालें चलनी ही पड़ती हैं। और वो लियाकत वाली कहानी भी तुम्हारे ही जहन की उपज थी ना? उसने इस बात में सर हिलाया और बोला, कहानी को मुकम्मल करने के लिए इसमें बाज़ फर्दी किरदार भी शामिल करना पड़ते हैं।
तुम ने जो किया सो किया, मैंने कहा, मगर तुम्हारी कहानी फेल हो गई। मैं इसे अपनी बदनसीबी ही कहूँगा, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मुझे अपने किए का जरा भी अफसोस नहीं और ना ही इस पर कोई नदामत या पछतावा है। मैंने इसे हवालात में बंद कर दिया। हवलदार मेरे कमरे में आ गया। थोड़ी देर तक हमारे दरमियान इसी मौजू पर गुफ्तगू होती रही। फिर इसने कहा, मलिक साहब, ये मौलवी तो छुपा रुस्तम निकला। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा गुनहगार वही है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा कि गुनहगार और नेकूकार के बारे में तो इसी ज़ात को ज़्यादा पता है जो दिलों के हाल जानता है। मैं तो ये जानता हूँ कि मौलवी निज़ाम शाह बहुत बड़ा अदाकार था। उसने एक लम्हे के लिए भी मुझे खुद पर शक नहीं होने दिया। पीनो बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो मुझे इस मामले में सबसे कम कसूरवार नजर आती है। मैंने किसी किस्म का तबसरा करने की जरूरत महसूस न की। 3 रोज तक इकरारी मुजरिम बशारत मेरे थाने की हवालात में बंद रहा। इस दौरान में मौलवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी। मैंने मुनासिब रिपोर्ट के साथ बशारत को अदालत में पेश कर दिया। उसने जो कुछ किया था उसकी सजा लाजमी मिलनी थी। साबिर उर्फ साबू का कुछ पता न चला। खुदा जाने से जमीन ने निगल लिया था या आसमान खा गया था। यह भी मुमकिन था कि उसने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली हो। जब तक इस जमीन पर हजरत इंसान मौजूद है, खैर व शर के वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। जुर्म व सजा की दास्तानें जन्म लेती रहेंगी। ये दुनिया कभी यूटोपिया नहीं बन सकती। खुदा हम सबको अपनी हिफ्ज़ व पनाह में रखे। आमीन।